हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को मनी इन बैंकिंग में ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, आज का जो तो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है मनी क्रिएशन। क्या है मनी क्रिएशन? मतलब बैंक कैसे पैसा बनाती है या बैंक कैसे पैसा कमा रही है। ठीक है ना, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे आराम से समझने की कोशिश करना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मनी क्रिएशन। देख क्या है मनी क्रिएशन, क्या होता है ये अच्छा से समझने की कोशिश करो इसे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन। हैव यू एवर वंडर हाउ ए बैंक वर्क्स? कभी तुम लोगों ने सोचा है कि बैंक कैसे काम करती है? कभी सोचा क्या तुम लोगों ने? ठीक है, फिर व्हाट डिड द बैंक अर्न फ्रॉम आवर डिपॉजिट एंड हाउ? कितना बैंक हमारे डिपॉजिट से कमाती है और कैसे कमाती है? तुम लोगों ने कभी सोचा क्या बैंक हम लोग के डिपॉजिट से कितना पैसा कमाती है, कितना पैसा बना रही है? ठीक है, ये आज हम लोग मनी क्रिएशन में समझने वाले हैं। क्या है व्हाट डिड द बैंक अर्न फ्रॉम आवर डिपॉजिट? बैंक हमारे डिपॉजिट से कितना अर्न कर रही है एंड कैसे कर रही है, ये आज मैं बताऊंगा। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल। इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल होगा। ठीक है, देखो कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट फ्रॉम द टोटल डिपॉजिट रिसीव फार इन एक्सेस ऑफ देयर ओरिजिनल डिपॉजिट। मतलब जो हम लोग ओरिजिनल डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, उससे बैंक बहुत ज्यादा क्या करती है, पैसा बनाती है। मान लो कि हम लोगों ने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो इसी 1000 से बैंक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, पैसा कमाने वाली है। कैसे कमाएगी मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को। इन अदर वर्ड्स द बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम। जो हम लोग मान लो कि हम लोगों ने बैंक में 1000 रखा, तो उसी 1000 से बैंक कितना ज्यादा पैसा बनाएगी, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पता है तुम लोगों को, तुम्हारे ही पैसे से बैंक तुम्हारे पैसे से 5 गुना पैसा क्या करती है, कमाती है। ठीक है, इस टॉपिक मनी क्रिएशन में मैं तुम्हें बताऊंगा। बैंक तुम्हारे ही पैसे से 5 गुना पैसा बनाएगी। कैसे बनाएगी, कैसे होगा, ये मैं बताऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन, वी नीड टू मेक द 2 एजम्पशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं तुम लोगों को 2 एजम्पशंस बताऊंगा। उसी 2 एजम्पशन से हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 2 कॉन्सेप्ट देखो, एजम्पशंस क्या है। पहला क्या एजम्पशन है, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज ए सिंगल एंटिटी एंड रेफर टू एज बैंक, ऑल बैंक आर ए सिंगल एंटिटी। मतलब पहला एजम्पशन ये बोल रही है दोस्तों कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या एक यूनिट है। लाइक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो अगर तुम लोगों ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में अगर पैसा डाला तो इसी बैंक में जाने वाली है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने एसबीआई में पैसा डिपॉजिट किया तो एसबीआई से भी जो भी पैसा डिपॉजिट होगा इसी बैंक के पास जाने वाला है। ठीक है, और मान लो तुम लोगों ने एक्सिस बैंक में पैसा डाला, किसमें, एक्सिस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो वो भी इसी बैंक में जाने वाला है। और मान लो तुम लोगों ने एचडीएफसी में पैसा डिपॉजिट किया तो इसी बैंक में जाने वाला है। मतलब एंटायर बैंकिंग सिस्टम क्या एक है। एंटायर बैंकिंग सिस्टम मतलब इसमें भी पैसा डालोगे तो ये आएगा, इसमें भी पैसा डालोगे तो इसी में आएगा, इसमें भी पैसा डालोगे तो इसी में आएगा, और इसमें भी पैसा डालोगे तो डिपॉजिट करोगे तो इसी में आने वाला है। मतलब एंटायर बैंकिंग सिस्टम क्या है, 1 यूनिट है। पहला एजम्पशन हमें यह मानना पड़ेगा कि आप जो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो एक सेम कॉमन बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। तो सबसे पहला एजम्पशन है द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज ए सिंगल एंटिटी एंड इज रेफर टू एज बैंक, ऑल बैंक आर ए सिंगल एंटिटी। मतलब जितना भी कमर्शियल बैंक है दोस्तों, सब कमर्शियल बैंक एक ही है। तुम किसी भी कमर्शियल बैंक में पैसा डालोगे ना, वो एक ही जगह जाने वाली है। पहला एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन क्या है, देखो ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल मेड इन इकोनॉमी पास थ्रू बैंक्स। मतलब जो भी हम लोग इकोनॉमी में डिपॉजिट करेंगे, मतलब जो भी बैंक में पैसा डालेंगे या बैंक के थ्रू हम लोग कुछ भी पेमेंट करेंगे, वो क्या होगा दोस्तों, ऑल पेमेंट्स मेड एक्सक्लूसिवली थ्रू चेक। मतलब जो भी पेमेंट हम लोग का होने वाला दोस्तों वो चेक के थ्रू होने वाला है। मान लो कि हम लोग 5 रुपीज का एक नमक का पैकेट भी खरीदेंगे ना, उसे हम लोग यूपीआई के थ्रू या बैंक के चेक के थ्रू क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं। मतलब पहला एजम्पशन क्या है दोस्तों हम लोगों का, पहला एजम्पशन हम लोग का ये है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक है। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन क्या है, अगर हम लोग एक 5 रुपए का नमक का पैकेट भी खरीदेंगे तो वो भी किसके थ्रू खरीदेंगे, चेक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है तुम लोगों को।
आई होप तुम लोगों को अब समझ में आया होगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज अ सिंगल एंटिटी रेफर टू एज बैंक, ऑल बैंक आर ए सिंगल एंटिटी। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स मेड इन इकोनॉमी पास थ्रू बैंक, मतलब जितना भी इकोनॉमी में डिपॉजिट्स हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है वो बैंक का थ्रू ही होना पड़ेगा, इसमें केस का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑल पेमेंट आर मेड एक्सक्लूसिवली थ्रू चेक्स, ठीक है। जितना भी पेमेंट होगा दोस्तों वो हम लोग चेक के थ्रू ही करने वाले हैं, याद रखना तुम लोग, ठीक है। मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट में मतलब अगर 1 रुपया का अगर मैच बॉक्स भी खरीदेंगे ना, माचिस का अगर 1 रुपया का जो माचिस बॉक्स आता है 2 रुपया का आता है, अगर वो भी खरीदेंगे तो हम लोग बैंक का थ्रू ही पेमेंट करेंगे, चेक का थ्रू ही पेमेंट करेंगे, यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसे हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक टेबल के थ्रू हम लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लो तुम लोगों ने बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। मान लो जनरल पब्लिक ने जब बैंक में जाके, जनरल पब्लिक ने कितना 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया। मान लो कि एज मैं गया बैंक में 1000 रुपीज़ का मैं डिपॉजिट मैंने बैंक में किया, ठीक है। इसी 1000 से बैंक क्या करती है पता है, इस 1000 में बैंक क्या करेगी, 800 का लोन किसी पर्सन को दे देगी और 200 रुपीज़ अपने पास रखेगी। से नाम, इसका नाम होगा दोस्तों LRR। क्या होगा, LRR क्या होगा दोस्तों, LRR मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पे अपने पास रख लेगी और 800 रुपीज़ को क्या करेगी, दूसरे को क्या कर देगी, लोन के तौर पे क्या कर देगी दोस्तों, इशू कर देगी, ठीक है। देखो तुम लोग, देखो इस 1000 से बैंक ने कितना 800 रुपीज़ किसी को लोन दे दिया और 200 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ LRR अपने पास रखती है। ये कौन डिसाइड करती है, LRR हमेशा RBI बोलती है हर बैंकों को कि तुम्हें इतना पैसा अपने पास केस के तौर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना ये LRR, जैसे कि मैंने 200 लिखा है, ये 200 कैसे आया, ये बैंक ये तुम्हारा RBI डिसाइड करती है कि 200 मीन्स इसका 20%, मतलब 1000 का 20% कौन, LRR हम लोगों ने रखा है, कॉमर्शियल बैंक ने रखा है। ये हमेशा RBI डिसाइड करेगी कि ये 20% होगा ना 50% ना 40%, ये आपका RBI हमेशा बताती है। अब देखो ऐसा क्यों करती है RBI, देखो अगर मान लो किसी पर्सन ने 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया, लेट सपोज 800 बैंक ने लोन चढ़ा दिया और 200 रुपीज़ अपने पास LRR के फॉर्म में पैसा रख ली। LRR को भी हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, तो आगे आने वाला टाइम में हम लोग और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1000 में से 800 बैंक ने लोन पे चढ़ा दिया, ठीक है, और 200 रुपीज़ अपने पास रख लिया। ऐसा क्यों करती है बैंक, ये इसलिए ऐसा करती है कि मान लो कि इसी पर्सन, मान लो X ने 800 रुपीज़ बैंक में 1000 बैंक में डाला था, 800 रुपीज़ बैंक ने लोन चढ़ा दिया और 200 रुपीज़ अपने पास रखा है, ठीक है। तो कभी X को पैसा का नीड हो गया तो X किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, मुझे बोलेगा कि मुझे पैसा दो। तो उस टाइम में बैंक इसी 200 रुपीज़ में से X को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। चाहे X को पैसा रिक्वायरमेंट हो गया, X कहाँ पे जाएंगे, ATM में जाएंगे और पैसा निकालेंगे, तो इसी 200 रुपीज़ में X क्या करेंगे, पैसा को निकालेंगे। अभी किसी को मन में ये डाउट होगा कि X ने बैंक के पास तो 200 रुपीज़ है, बैंक X को 1000 रुपीज़ कैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ऐसा तो बहुत सारा पर्सन होता है ना जो बैंक में क्या करती है, डिपॉजिट हर टाइम करते रहती है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होगा, बैंक इसको X को पेमेंट कर देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब देखो इस एग्जाम्पल से हम लोग पूरे मनी क्रिएशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो राउंड डिपॉजिट्स लोन एंड कैश रिजर्व, कैसे कैसे क्या होने वाला। जैसे कि मान लो कोई पर्सन, जैसे कि मान लो कि X नाम का कोई पर्सन आए, बैंक में 1000 रुपीज़ इन्होंने क्या किया, डिपॉजिट किया। क्या किया, 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक इसमें से क्या करेगी, 800 रुपीज़ क्या में कर देगी, लोन पे चढ़ा देगी। मतलब किसी मान लो Y नाम के बंदे को लोन पे क्या कर दी, 800 रुपीज़ मान लो बैंक ने दे दिया, ठीक है, और 20% अपने पास क्या रख लिया, कैश रिजर्व, ठीक है। मतलब 1000 का 20% बैंक ने क्या रख लिया, कैश रिजर्व, दैट इज 200 रुपीज़ बैंक ने क्या कर दिया, कैश रिजर्व रख लिया था, ठीक है। तो अब देखो केस नंबर 1 में क्या हुआ कि X कोई पर्सन था जिन्होंने बैंक में कितना डिपॉजिट किया था, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, और बैंक ने इसी 1000 में से 800 रुपीज़ किसी Y नाम के बंदे को इन्होंने लोन दे दिया और 200 रुपीज़ इन्होंने कैश रिजर्व के तौर पे रख दिया। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो
जो वाई के पास लोन अमाउंट आया होगा, अब वाई क्या करेंगे, वाई भी क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगे ना। इन लोन अगर मान लो बेसिकली कोई भी पर्सन लोन क्यों लेता है, खर्चा करने के लिए लेता है, ठीक है। तो वाई ने इसी 800 रुपीज से कुछ सामान या गुड्स खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया। तो मैंने बोला था ना कुछ भी पेमेंट होगा, एंटायर बैंकिंग सिस्टम क्या है, वन है, एंटायर बैंकिंग क्या है, वन है। और कुछ भी पेमेंट होगा दोस्तों वो बैंक के थ्रू ही या चेक के थ्रू ही पेमेंट होने वाला है, ठीक है। याद रखना, ये दो एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना। अगर मान लो किसी एक्स ने 1000 रुपीज डाला होगा तो एक ही बैंक अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। और फिर मान लो बैंक ने इसे लोन पे किसी वाई को दे दिया। अब वाई क्या करेंगे, इसे इसी 800 में क्या करेंगे, खर्चा करेंगे या तो गुड्स खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, गुड्स या सर्विसेज खरीदेंगे। तो मान लो वाई ने किसी मोहन से 800 रुपीज का क्या किया, गुड्स खरीद लिया। तो ऑब्वियसली बात है ये 800 रुपीज किसके पास जाने वाला है दोस्तों, मोहन के बैंक अकाउंट में। तो हम लोगों ने क्या माना, एंटायर बैंकिंग सिस्टम क्या है, वन है। तो बैंक के पास फिर से कितना रुपया आ गया दोस्तों, 800 रुपीज। फिर बैंक क्या करेगी, इसी 800 में 20% कितना, 20% अपने केस रिजर्व में रखेगी और 640 का फिर क्या कर देगी, किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दी, लोन में इशू कर देगी। मान लो कि बैंक ने इसे किसे, मिस्टर रवि को, बैंक के पास 800 रुपीज आया, ठीक है। और बैंक ने किसी मिस्टर रवि को इस 800 में से 640 लोन के तौर पे इशू कर दिया, ठीक है। और अपने पास 20% कैश रिजर्व इन्होंने रख लिया। ये समझ में आया तुम लोगों को। फिर क्या हुआ कि देखो अब मिस्टर रवि 640 क्यों लिए थे, खर्चा करने के लिए लिए थे, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लिए थे। तो इन्होंने फिर 640 का क्या किया, इन्होंने 640 का सामान किसी पंकज से खरीद लिया। इन्होंने 640 का सामान किसी पंकज नाम के बंदे से इन्होंने 640 का गुड्स खरीदा। तो फिर ये 640 किसके, पंकज के बैंक अकाउंट में चला गया। पंकज का बैंक अकाउंट मतलब एंटायर बैंकिंग सिस्टम वन ही है। तो देखो बैंक के पास फिर कितना आ गया, फिर बैंक के पास 640 रुपीज आ गया। फिर बैंक क्या करेगी, इस 640 में से 20% अपने पास रखेगी और किसी फिर दूसरे पर्सन को क्या करेगी, लोन पे दे देगी। ऐसे करते करते बैंक कितना 5000 रुपीज क्या कर लेगी, अपने डिपॉजिट से बना लेगी। अब यहाँ में 5000 कैसे हुआ, 4000 कैसे हुआ, 1000 कैसे हुआ, ये हम लोग मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर क्या बोले, देखो इट मीन्स द अमाउंट, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, देखो मनी मल्टीप्लायर मीन्स इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद ईच यूनिट दे होल्ड इन रिजर्व। मतलब देखो जैसे कि ऊपर में रिजर्व कितना था, 20% था ना, एलआरआर कितना था दोस्तों, 20%। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एल आर आर। क्या था दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय एल आर आर, ठीक है। तो 1 और एलआरआर कितना था, 20% था। कितना था दोस्तों, 20%। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 आएगा ना हम लोगों का, 5 आएगा, मतलब 5 टाइम्स। मतलब अगर 1000 डिपॉजिट हुआ है तो इसका 5 टाइम्स कितना होगा दोस्तों, 5000 होने वाला है। मतलब एलआरआर कैसे सोल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 20%, मतलब कितना होगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 टाइम्स। मतलब हम लोगों ने जो 1000 रुपीज डिपॉजिट किया था उससे, उसी 1000 से बैंक ने 5 टाइम्स क्या किया, ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाए। देखो बैंक ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया था, हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर कितना निकला था, 5 निकला था ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो कितना आएगा, टोटल 5000। इसी तरीके से बैंक क्या करती है दोस्तों, पैसा बनाती है या पैसा कमाती है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसे मैंने बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। किसके बारे में पता ना, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक पता है, सेंट्रल बैंक सभी बैंक के क्या होते हैं पता है ना, पिताजी होते हैं। क्या होते हैं, पिताजी। सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। आज जितने भी कमर्शियल बैंक है ना उनके क्या है, पुत्र है। क्या है, पुत्र है, मतलब बेटा बेटी है, याद रखना, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक सभी के क्या है, पापा है। क्या है, पापा है। और कमर्शियल बैंक क्या है, इन्हीं पापा के छोटे छोटे बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो कमर्शियल बैंक, सॉरी कमर्शियल बोल रहा हूँ, सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखो इट इज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स में सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, याद रखना सबसे बड़ा,
ठीक है, इट इज एन एपेक्स बॉडी सुप्रीम दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर वन सेंट्रल बैंक, मतलब जितने भी कंट्रीज है ना उनके खुद के एक फाइनेंस एक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मींस आरबीआई। तो कब आया था, 1 अप्रैल 1935 को आया था दोस्तों। तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक सुप्रीम बॉडी होता है, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा बॉडी होता है जो सभी कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। तो फिर से बताओ सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक सुप्रीम बॉडी होता है, मतलब सबसे बड़ा बॉडी होता है जो सभी कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, साथ ही साथ मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को क्या करता है, हेल्प करता है। देखो, इट इज एन सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो एंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर या बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है एंड डायरेक्ट करती है। जितने भी फाइनेंशियली डेवलप कंट्री है उसके खुद के एक एक सेंट्रल बैंक होना ही होता है। ठीक है, और साथ में साथ इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कब आया था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को आया था। तो क्या है सेंट्रल बैंक, फिर से मैं पूछ रहा हूं, तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक होता है जो सभी बैंकों को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है और साथ ही साथ पूरे एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है दोस्तों, चलाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल बैंक या आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग अब समझ में आया होगा कि ये क्या है। देखो तुम लोग समझ में आया ना। फिर नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ने वाले सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होता है। ये सेंट्रल बैंक का जो भी फंक्शंस में पढ़ाऊंगा ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में सेंट्रल बैंक का कुछ कुछ फंक्शन आता ही है दोस्तों, जिससे बढ़िया से देखना। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा दोस्तों, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। क्या है, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। अभी देखो इंडिया में नोट छापने का अथॉरिटी किसके पास है, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल बैंक के ही पास है। ठीक है, याद रखना, दो सेंट्रल बैंक nowadays has the monopoly over the issuing the notes in every country। मतलब हर कंट्री में ही जो भी नोट्स इशू होता है दोस्तों वो सेंट्रल बैंक ही छापती है और सेंट्रल बैंक में इसका क्या मोनोपोली क्रिएट करता है। ठीक है, इन इंडिया आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एंड इशूइंग द करेंसी नोट। इंडिया में नोट छापने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली है, पता ही है तुम लोगों को। A single bank is given the exclusive monopoly of notes, ensure the uniformity, better control and simplicity। अगर मान लो एक सिंगल बैंक है, अगर मान लो एक कोई सिंगल बैंक ही क्या कर रहा है, नोट छाप रहा है, जिससे क्या होगा, अगर एक सिंगल बैंक नोट छापेगा ना तो यूनिफॉर्मिटी होगा नोट्स। देखो यूनिफॉर्मिटी मतलब हर लोग इसे समान तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। इससे क्या होगा, कंट्रोल करने में भी क्या होगा, इजी होगा और ये क्या होगा, एकदम सिंपल होगा, हर लोगों के लिए क्या होगा, एकदम सिंपल होगा। मतलब अगर मान लो ऐसा होता रहा कि सभी बैंक अगर नोट छापना स्टार्ट कर देंगे ना, इससे क्या होगा कि लोगों को नोट पे उतना विश्वास होगा नहीं, ट्रस्ट होगा नहीं। अगर कोई एक बैंक छाप रहा है, लाइक सेंट्रल बैंक ही छाप रहे हैं, जिससे क्या होगा, लोगों में जो भी नोट्स आएगा ना तो उस पर वो क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, और इस नोट्स को हम लोग सेंट्रल बैंक इजीली क्या कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, और ये सभी लोगों के लिए क्या एकदम सिंपल होने वाला है। ठीक है, इट ऑल्सो एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल इज बैंक is over issuing the notes। मतलब क्या लिखे, इट इज ऑल्सो एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल बैंक इज ओवर इशूइंग दी नोट्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल बैंक इसे इशू नहीं कर सकता। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक थस रेगुलेट द कंट्रीज करेंसी एंड इकोनॉमिक टोटल मनी सप्लाई। ठीक है, द सेंट्रल बैंक कीप्स द गोल्ड, सिल्वर और अदर सेक्युलर लाइक प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द नोट। देखो अगर जो सेंट्रल बैंक नोट छापती है ना उसके बिहाफ में सेंट्रल बैंक क्या करती है, कुछ सिक्योरिटीज लेती है, लाइक गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में। इसके बाद ही क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करती है पता है, नोट छापना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट से क्या करेगी, गोल्ड, सिल्वर या कुछ अदर सिक्योरिटीज लेगी, उसके बाद ही क्या करना स्टार्ट करेगी, नोट छापना स्टार्ट करेगी। द सोल राइट ऑफ द सेंट्रल बैंक इशूइंग द पेपर करेंसी। देखो सेंट्रल बैंक का सोल राइट क्या होता है, इशूइंग द पेपर करेंसी। वो सिर्फ पेपर करेंसी ही इशू करती है, एक्सेप्ट वो 1 रुपी का 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच आर इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो सिंपल सा बात है, सेंट्रल बैंक पेपर करेंसी इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट
एंड कोइंस, मतलब सेंट्रल बैंक 1 रुपी नोट एंड कोइन छापती नहीं है। इसे कौन छापती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है दोस्तों। और सेंट्रल बैंक हमेशा क्या करती है? पेपर नोट से क्या करती है? छापती है। समझ में आया? तो इंडिया में नोट छापने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। अगर एक बैंक की क्या करेगी? नोट छापेगी, जिससे क्या होगा? लोगों में ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है, नोट्स को कंट्रोल करना इजी होगा और ये सभी के लिए क्या होगा? सिंपल होगा। ये है तुम्हारा बैंक ऑफ इश्यू या करेंसी अथॉरिटी। फिर क्या है? बैंकर्स बैंक एंड एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक होती है ना दोस्तों, वो गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, और ये बैंकर्स क्या होती है? गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट के तौर पे क्या करती है? काम करती है, ठीक है। बैंक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है? द आरबीआई इन इंडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ a banker agent and advisor to the government. It ensures a safe and intimate connection between the public finance and the monetary affairs while being the convenient and economical. The central bank also perform the below function like a bankers to the government. मतलब सेंट्रल बैंक कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। क्या क्या सेंट्रल बैंक फंक्शंस परफॉर्म करती है बैंकर्स टू गवर्नमेंट होने के लिए? मतलब सबसे पहले देखो कि रिसीव एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ में रिसीव करना होता है पैसा, तो ये रिसीव करती है। और कुछ भी जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी को पेमेंट करना पड़ता है तो आरबीआई उसे पेमेंट करती है। फिर क्या? एलोकेट द शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। लाइक अभी कोविड हुआ था ना, तो कोविड में शॉर्ट टर्म लोन्स आरबीआई ने क्या किया था? गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था, ठीक है, क्राइसिस के टाइम में, ठीक है। फिर देखो फ्लोट्स पब्लिक लोन्स एंड मैनेज द पब्लिक डेट्स, मतलब पब्लिक को जो लोन कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट के थ्रू जाती है ना, तो उसे भी क्या करती है? आरबीआई कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। इकोनॉमिक मैटर्स के में क्या करती है? गवर्नमेंट को हेल्प करती है। अब जैसे कि मान लो कि कोविड हुआ था, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था ना, तो उस टाइम में कितना नोट छापना है, कितना बना, तो गवर्नमेंट को क्या किया? आरबीआई ने बहुत गाइड किया था, ठीक है। फिर एक्ट एज ए गवर्नमेंट एजेंसी वेयर द जनरल एक्सचेंज कंट्रोल इज इन फोर्स। अभी जो जनरल एक्सचेंज लेवल में जो भी एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है, उसमें क्या करती है? गवर्नमेंट आरबीआई तुम्हारा गवर्नमेंट का क्या करने वाली? हेल्प करने वाली है। तो मतलब इस पॉइंट में क्या हो गया? इस पॉइंट में क्या हम लोग समझ में आते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट को लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है इमरजेंसी के टाइम में। फिर गवर्नमेंट को बहुत सारा एडवाइसेस भी देती है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के भी अपने। तो ये सब कौन करती है? आरबीआई परफॉर्म करती है फंक्शंस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या है? कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व। गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है? कुछ केस रिजर्व अपने पास रखती है। जैसे मैंने भी बताया था ना, 1000 रुपीज़ था, इसमें से बैंक ने 800 रुपीज़ का क्या कर दिया? लोन दे दिया, और 200 रुपीज़ अपने पास बैंक्स ने रख दिया। इस 200 रुपीज़ में दो पार्ट होता है, एक होता है SLR, एक होता है आपका CRR। तो CRR को क्या करना पता है? जैसे कि 200 में से CRR कितना होगा? 100, और SLR कितना होगा? 100। तो इसी 100 को ना किसको? कमर्शियल बैंक को बैंक्स में क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। आरबीआई में क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट, मतलब कमर्शियल बैंक को इसी 100 को आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। इसलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं? कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व भी बोलते हैं। मतलब देखो समझो, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए कंट्रीज कमर्शियल बैंक टू होल्ड ए पोर्शन ऑफ देयर केस बैलेंसेस, मतलब ऑन डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, मतलब जो वो केस बैलेंस को होल्ड करती है। जैसे कि मान लो कि जनरल पब्लिक से जो वो केस होल्ड करती है, उस केस में से कुछ पोर्शन क्या करती है? कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या करती है? आरबीआई के पास जमा करा देती है। जैसे कि मान लो जनरल पब्लिक से उन्होंने 1000 रुपीज़ का केस डिपॉजिट लिया था, उसमें से 800 का उन्होंने लोन चला दिया, और उसका कुछ हिस्सा 800 में से लोन चला दिया, और 200 का कुछ हिस्सा आरबीआई क्या करेगी पता है? किसे दे देगी? सेंट्रल बैंक को आरबीआई कमर्शियल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक को दे देगी, ठीक है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए कंट्रीज कमर्शियल बैंक टू होल्ड ए पोर्शन ऑफ देयर कैश बैलेंसेस ऑन डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। द कमर्शियल बैंक कैन ड्रॉ ऑन दिस बैलेंसेस व्हेन द नीड फॉर कैश। देखो, जब कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होगा तो क्या करेगी? उसी डिपॉजिट में से कुछ पैसा क्या कर लेगी? निकाल लेगी। और आफ्टर जब सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर क्या होगा? जब केस का रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है दोस्तों? लोअर होगी, तो आरबीआई क्या कर दी? कमर्शियल बैंक क्या करेगी? उसी पैसा को वापस किसे? आरबीआई को दे देगी। मतलब सिंपल सा कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व का मतलब जो भी कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट लेती है, उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा
कॉमर्शियल बैंक किसे आरबीआई के पास रख देती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर मान लो जब भी इमरजेंसी होगा तो कॉमर्शियल बैंक को जब बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होगा तो उसी रिजर्व में से कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, पैसा विड्रॉ करेगी। और जब क्या होगा, नीड खत्म हो जाएगा और उस टाइम में केस का रिक्वायरमेंट उतना नहीं होगा तो वो क्या कर देगी, वापस वो पैसा पे सेंट्रल बैंक को कर देगी, जिससे क्या होगा, दोनों में रिलेशन भी बना रहेगा। ठीक है। For this reason, the central bank is also known as the bankers bank, and central bank also play important role in the commercial bank and lending policy of the commercial bank. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई क्या करती है पता है, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखती है। फॉरेन एक्सचेंज रखने का मेन रीजन क्या, देखो क्या, देखो it is the responsibility of the central bank to keep the external money from the country stable. The central bank maintain the foreign exchange reserve in order to promote the international trade and to stabilize the exchange rate of the domestic currency. मतलब कॉमर्शियल बैंक क्या करती है पता है, फॉरेन एक्सचेंज को, जैसे कि मान लो डॉलर हो गया, ठीक है, ये सब को अपने पास क्या करती है, रखती है। इन केस ऑफ अगर मान लो कि एज ए कंपनी मुझे बाहर से सामान क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो मेरे पास तो इंडियन रुपी होगा और मुझे बाहर से इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए नहीं या नहीं चाहिए। तो उस टाइम में जब भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगा, इंडियन रुपी जमा कराऊंगा, उसे कन्वर्ट कराऊंगा, फिर वापस से मैं क्या करूँगा, बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करूँगा। तो उस टाइम में क्या होगा ना, तो कॉमर्शियल बैंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक नहीं, आरबीआई क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना है सब गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस टाइम हमको क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है दोस्तों, फॉरेन करेंसी चाहिए। क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो उस टाइम में क्या करेगी, आरबीआई हम लोगों को हेल्प करेगी गुड्स को खरीदने में। कैसे हेल्प करेगी, हम लोग क्या करेंगे, इंडियन रुपीस देंगे, वो क्या करेगी, चेंज करेगी फॉरेन एक्सचेंज में और फिर हमें क्या कर देगी, पैसा देगी, तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज इजीली खरीद पाएंगे। तो इसी तरह क्या करती है आरबीआई परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसमें क्या होने लगा दोस्तों, देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट में क्या होने वाला है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बाय प्रोवाइडिंग मनी टू इट्स मेंबर्स बैंक एट द टाइम ऑफ केस शॉर्टेज। देखो जब भी कॉमर्शियल बैंक को केस शॉर्टेज होगा, मतलब जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास केस का शॉर्टेज होगा ना, तो उस टाइम में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक को केस प्रोवाइड करेगी। क्या, केस मतलब पैसा प्रोवाइड करेगी एट द टाइम ऑफ द शॉर्टिंग ऑफ केस। ठीक है। तो देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा का नीड होगा, उनके पास केस शॉर्टेज पड़ेगा, तो किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से पैसा मांगेगी, आरबीआई उसे पैसा देगी। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखो द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बाय प्रोवाइडिंग द मनी टू इट्स मेंबर। देखो आरबीआई का मेंबर क्या है, जितना भी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई का मेंबर कौन है, जितना भी कॉमर्शियल बैंक होता है ना दोस्तों, वो सब क्या है, आरबीआई के क्या है दोस्तों, मेंबर्स है। क्या है, मेंबर्स है। ठीक है। तो क्या है दोस्तों, the central bank acts as a lender of the Rashtra by providing to its member bank in times of the cash shortage. It performs the function by lending against the securities, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल्सो बाय री-डिस्काउंटिंग बिल। मतलब जो भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा का नीड होगा उसके अगेंस्ट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देगी, कुछ ट्रेजरी बिल्स देगी या क्या देगी, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज देगी। उसी के बिहाफ में क्या करेगी सेंट्रल बैंक, किसे, आरबीआई क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड या कैश शॉर्टेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है। दिस कंसिडर द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड एज इट हेल्प्स टू कीप द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब कोलैप्सिंग से बचाएगी इकोनॉमिक सिस्टम को। ठीक है। तो दोस्तों लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा का शॉर्टेज होगा तो किसके पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी और उसके अगेंस्ट पे कॉमर्शियल बैंक कुछ सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएगी और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, इससे पहले मैं एग्जांपल से एक बता देता हूँ। ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को क्लियरिंग हाउस समझना बहुत इजी हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे देखो
सपोज देयर आर टू बैंक्स, दो बैंक्स है, दे ड्रॉ चेक्स ऑन ईच अदर, हर बैंक एक दूसरे के ऊपर चेक बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो सपोज बैंक ए हैज ए रुपीज 10,000 फ्रॉम बी, मतलब बैंक ए को बैंक बी से, मतलब बैंक ए को बैंक बी से 10,000 रुपीज लेना है, ठीक है। फिर क्या है, एंड इज ऑब्लाइज्ड टू पे रुपीज 12,000 टू बैंक बी, और बैंक बी को 12,000 रुपीज देना है, मतलब बी को, किसको, बी को ए से कितना लेना है, 12,000 रुपीज लेना है। देखो फिर से समझने की कोशिश करना, बैंक ए को बैंक बी से 10,000 रुपीज लेना है, और क्वेश्चन के हिसाब से बैंक ए को बी को 12,000 रुपीज देना है, मतलब बी को 12,000 रुपीज मिलना है, किससे, ए से मिलना है। समझ में आया क्या केस है, केस क्या है कि बैंक ए को बैंक बी से 10,000 रुपीज लेना है, ठीक है, बैंक बी को बैंक ए से 12,000 रुपीज लेना है। ये समझ में आया तुम लोगों को बस। तो बैंक ए ने बैंक बी के ऊपर चेक बना दिया, बैंक बी ने बैंक ए के ऊपर चेक बना दिया, और क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से पैसा मांगने लगे। तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि बैंक ए पैसा नहीं दे रहा, बैंक बी पैसा नहीं दे रहा, तो दोनों गए आरबीआई के पास। किसके पास गए, आरबीआई के पास, मतलब पापा के पास गए। होता है ना, जब दो भाई में झगड़ा होता है तो हमें किसके पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं झगड़ा को सलटने के लिए। उसी तरह दोनों गए किसके पास, आरबीआई के पास गए। तो आरबीआई ने क्या बोला पता है, भाई बैंक ए, देखो बैंक ए तुमको बी को 10,000 रुपीज देना है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। भाई बैंक बी तुमको ए से कितना 12,000 रुपीज लेना है। तो तुम एक काम करो ना, भाई ए तुमको बी से कितना लेना है, 10,000, ठीक है, और ए तुमको बी को कितना देना है, 12,000। तुम एक काम करो, किसे, बैंक बी को तुम 2,000 रुपीज दे दो, और अकाउंट्स को क्या करो, अकाउंट्स को सेटल करो, अकाउंट को क्या करो, सेटल करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फिर से समझने की कोशिश करना, देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो बैंक ए को बैंक बी से कितना 10,000 रुपीज लेना था, और बैंक ए को बैंक बी को 12,000 रुपीज देना था। समझ में, मतलब बी को ए से कितना 12,000 रुपीज लेना था। फिर से मैं ये बता रहा हूं, इसे समझने में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बैंक ए को बैंक बी से 10,000 रुपीज लेना था, मतलब एरो मतलब लेना है, मतलब एरो इस तरीके से, और ए को किसे, बैंक बी को 12,000 रुपीज देना था। तो आरबीआई दोनों के बीच में आई, अब बोली क्या, देखो बैंक ए तुम्हें नेट, ये दोनों का नेट कितना है, 2,000 रुपीज बैंक बी को दे दो, और अकाउंट क्या करो, सेटल करो। इसे बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लियरिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर्स बैंक दैट कीप्स अस द कैश बैलेंसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड हेल्प्स the members bank. It is also responsible for the settling accounts of the commercial bank. Its function is that of the clearing house, an organization where the bank can offset the mutual claims against one another, make the settlement by paying the difference. कभी कल क्या करती है ना कि जो पैसा का डिफरेंसेस होगा ना, वो कभी कल क्या पे कर देगी, कॉमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक भी पे कर देगी। जैसे कि मान लो सिंपल सा बात, ए को कितना लेना है, बी से 10,000 रुपीज, और बी को कितना मिलना है, ए से 12,000 रुपीज। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा ए को बी को देना है। तो ये 2,000 रुपीज या तो आरबीआई ए से दिलवा देगी बी को, नहीं तो वो 2,000 रुपीज खुद पे करके अकाउंट को क्या कर देगी, सेटल कर देगी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्या, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अभी देखो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट समझना एकदम इजी है। जैसे कि मान लो 1,000 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया, इसमें से 800 रुपीज बैंक ने किसी पर्सन को लोन दे दिया, और 200 रुपीज अपने पास एज ए रिजर्व रख लिया।
ठीक है। ये मस्त से इकोनॉमी में चल रहा था, ये मस्त से चल रहा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था ना कि बहुत लोगों को लोन मिलना स्टार्ट हो गया। अब बहुत लोगों को लोन मिलना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में क्या होगा, पैसा बहुत ज़्यादा आने लगेगा। तो जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, सामान का दाम बढ़ेगा, चाहे इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आरबीआई आएगी बीच में, बोलेगी इसे तुम लोग क्या करो, बढ़ा दो। मतलब ये कितना था, 20% था ना, अब इसे कर दो कितना परसेंट, 50%। मतलब ये 20 से कितना चेंज हो गया, 50 कितना हो गया, 500% नहीं 50%। तो ऑब्वियसली बात है अब बैंक 1000 रुपीज़ बैंक के पास कोई डिपॉजिट करेंगे तो बैंक इसे 5000 रुपीज़ लोन पे चलाएगी और 5000 रुपीज़, सॉरी 5000 में बोल रहा हूँ, 500 रुपीज़ लोन पे देगी और 500 अपने पास ही रखेगी। तो ऑब्वियसली बात है लोगों को लोन मिलना कम होगा, लोन मिलना कम होगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, हो गया। Central bank also perform the function of the controls of the credit in the economy. It happens that the commercial bank create a lot of credit in the economy that increase the inflation. तब देखो जब कॉमर्शियल बैंक बहुत सारा लोन देगी ना तो ऑब्वियसली बात है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा और पैसा आया मतलब इन्फ्लेशन स्टार्ट, ठीक है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन by commercial bank is done by the engaging in open market operation। और देखो बैंक कभी कल ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी पैसा कंट्रोल करेगी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का मैं आने वाले वीडियोस में तुम लोगों को बताऊंगा। अबाउट द ब्रिंगिंग द चेंज इन द सीआरआर, देखो अभी हम लोगों ने सीआरआर में चेंज करके क्या किया, पैसा कंट्रोल किया या नहीं किया, टू द कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक क्या करेगी, कंट्रोल करेगी क्रेडिट। एक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है ना, इसे हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना उसमें मैं बहुत अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है। फिर से क्या है, प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर इंटरेस्ट। अब देखो जो डिपॉजिटर्स है, डिपॉजिटर लाइक मतलब कि हम लोग कॉमन मैन जो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट को भी कौन, आरबीआई क्या करती है, सेव करती है। कैसे, देखिए मान लो कि कभी कल हम लोगों ने बैंक में पैसा डाला, मान के चलो बैंक में हम लोगों ने पैसा डाला और वो बैंक क्या हो गया, डूब गया, खत्म हो गया, तो उस टाइम में जो भी डिपॉजिटर का कुछ अमाउंट होगा ना आरबीआई पे कर देती है। तो इसीलिए याद रखना, प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर इंटरेस्ट। सेंट्रल बैंक ऑल्सो नीड्स टू कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में।